Hello everyone, welcome back to the channel. Today we'll be discussing a few more questions. So, in our previous videos, this is a new series. In our previous lectures, we have covered from ancient to medieval, right? And in today's class, we'll be discussing the questions of modern India. So basically, ऑर्डर सेम रहने वाला है क्वेश्चंस का, ठीक है। मैं क्वेश्चंस रीड करूँगा, पॉज लूँगा, मीनवाइल आपको अटेम्प्ट करना है और मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा आपके कुछ डाउट्स हैं इस पूरी सीरीज़ को लेकर, कुछ मॉडिफिकेशन आप चाहते हैं, है ना, तो आप प्लीज़ अपने सजेशंस को, डाउट्स को शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम पर भी, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ये बेसिकली एक ना स्ट्रिक्ट टाइमलाइन हमने फॉलो की है, ठीक है। जैसे एक तो कमिंग ऑफ यूरोपियंस है, ठीक है। इसके बाद कुछ बैटल्स हैं इनकी, ठीक है। उसके बाद फिर एक पूरा वो कैंपेन है जिसमें ब्रिटिशर्स रूल करने लगते हैं और उसके अगेंस्ट इंडियन एजिटेशन है, ठीक है। फिर एक हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस है। तो इसी क्रोनोलॉजी में मूव करेंगे, हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन मैं पिक करूँगा। होपफुली ये अप्रैल एंड तक ये सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी और वो जो हमने इकोनॉमी का लेक्चर शुरू किया है वो भी अप्रैल तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि एंशियंट एंड मिडीवल तक की जो पीडीएफ है क्वेश्चंस के साथ, वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो विथ रेफरेंस टू अराइवल ऑफ द पोर्तुगीज, Vasco da Gama reached the port of Calicut in 1498. Jamorin, ruler, welcomed the Portuguese trader initially. तो क्या जमोरिन ने वेलकम किया था किसका? वास्को डी गामा का। पोर्तुगीज एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट कैपिटल इन इंडिया एट गोवा। करेक्ट बताना है, ट्राई करें आप। सबसे पहली चीज़ तो वास्को डी गामा आते हैं कैलिकट में 1498 में, जहाँ से पोर्तुगीज़ ने जो रास्ता ढूंढा था, है ना, वॉयज जो इंडिया तक पहुंच पाई थी। अब्दुल माजिद करके सेलर थे, वो लेकर आए थे वास्को डी गामा को और जमोरिन ने उनका वेलकम किया था, दिस इज ट्रू। बट अगर हम गोवा हेडक्वार्टर की बात करेंगे ना, तो गोवा हेडक्वार्टर बना 1510 में, ठीक है। ये हुआ था हाँ, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क करके एक ना गवर्नर आए थे पोर्तुगीज, ठीक है। देखना यार, कुछ स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाए तो, ठीक है। अजीब सा नाम है ना। बट हाँ, पहली जो कैपिटल थी वो कैलिकट ही थी। ये हमको देखने को मिलता है जो जिनकी ब्लू वाटर पॉलिसी है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आपको याद आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और या मुझे इन बिटवीन भी याद आ जाएगा लेक्चर के तो मैं बता दूंगा।
Yes, he was Francisco डी अल्मेडा। तो इनके टाइम पे कैलिकट जो है उसका फोर्टिफिकेशन हो गया था, ठीक है। वास्को डी गामा बस एक ट्रेडर था, वो यहाँ से स्पाइसेस एंड एवरीथिंग ले जाके 10 फोल्ड ज़्यादा प्राइसेस में बेचता था, ठीक है। उसने कंसोलिडेट नहीं की थी पावर यहाँ पे। याद रखनी है चीज़ें, ट्रैप के रूप में मिल जाएगा आपको, फिर आप खोजते रहो कि ये तो बताया नहीं था। खैर, which of the following commodities attracted European traders in India? तो कौन सी ऐसी कॉमोडिटीज थी जिन्होंने यूरोपियंस को, तो पहली चीज तो स्पाइसेस है भाई, स्पाइसेस में पेपर आ जाएगा, ठीक है। ये तो सभी को पता है और इससे कुछ एलिमिनेट भी नहीं हो रहा। खैर, ट्राई करें इस क्वेश्चन को, तीन और कॉमोडिटीज हैं। सी, इंडिगो प्लांटेशन, जिसको लेके यूरोपियंस ने हमको बहुत लंबे टाइम तक एक्सप्लॉइट भी किया, ठीक है। तो ये तो सही है। कॉटन है ना, वी वर द अर्लीस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉटन उगाई जाती थी। तो ये तीन तो ठीक है। जबकि अगर हम टी ट्रेड की बात करें तो टी ट्रेड लार्जली चाइना से होता था, ठीक है। और टी ट्रेड वैसे भी बहुत लेटर पीरियड की डेवलपमेंट है, जब टी स्टेट्स इस्टेब्लिश कर लिए हैं ब्रिटिशर्स ने इंडिया में, ठीक है। अर्लियर जो उनका मोटो था वो ये तीन चीज़ें थी, ठीक है। इनकरेक्ट पूछ रहा है। कीवर्ड्स मार्क करते हुए चलेंगे, अटेम्प्ट करना इजी हो जाता है ना, डिकोड करना इजी हो जाता है क्वेश्चन को। Which of the following statements is incorrect regarding Portuguese in India? कह रहा they introduced the Carter's naval pass system, तो जो बेसिकली काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन टाइप का है ना, कि आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो ही आप, इसे आप ट्रेड परमिट भी कह सकते हैं। करंट जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ ट्रेड परमिट होगा तो ही आप क्रॉस कर पाएंगे, तो ये बात तो सही है, ठीक है। उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। दे मोनोपोलाइज द स्पाइस ट्रेड इन द इंडियन ओशियन। अगेन जो ब्रिटिशर्स के साथ इनका टसल है, ठीक है, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड एवरी अदर थिंग जो है वो रिलेटेड है, बट लार्जली जो है स्पाइसेस की जो मोनोपोली थी इनके पास वो खत्म हो जाती, तो इस वजह से भी देखने को मिलता है। कह रहा है कि इन्होंने डच को डिफीट कर दिया था कंप्लीटली इन इंडिया। जबकि आप अगर देखें जो भी आप सोर्सेज पढ़ रहे हो, इवन एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि ब्रिटिशर्स और डच ने मिलके पोर्तुगीज को वाइप आउट कर दिया था फ्रॉम इंडिया, है ना। खास करके जो मैरिज है बिटवीन प्रिंसेस कैथरीन ऑफ पोर्तुगीज एंड प्रिंस हेनरी, राइट। दे इस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग होल्ड्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट। तो ये वेस्टर्न कोस्ट पे थे, है ना, आए भी वहीं थे कैलिकट, राइट। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा था इसने। आगे चलेंगे। कहता कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बताना है कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। तो भाई सबसे पहली चीज अगर इसमें हम देखें तो वास्को डी गामा इंडिया आया, ऊपर बताया था इसी ने हमको, ठीक है, कि 1498 में। ये 98 जैसा लग रहा है, 1498 में आ गया था, राइट। उसके बाद डच तो बहुत लेटर पीरियड में आए हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बहुत लेटर पीरियड में आई है, राइट। बट डच से पहले आई है,
है ना? इंग्लिश। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट पूछ रहा है। एस्टैब्लिशमेंट तो याद होगा आपको, 1600, राइट? कैप्चर ऑफ गोवा बाय पोर्तुगीज, ये अभी आपको मैंने बताया है ना। ऊपर हमने डिस्कस किया था कि 1510 में, 1510 में इसको। तो और डच आई बाद में, उसका कोई फिक्स पीरियड तो है नहीं, बट इंग्लिश के बाद ही आई थी। अच्छा, इसकी भी इस्टेब्लिशमेंट पूछ रहा है यार, मैं कितना कंफ्यूज हो रहा हूँ आज। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1602 में, ठीक है जी, 1602 में। तो पहले सेकंड, फिर फोर्थ, ये तो गए, एंड फिर थर्ड। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यूरोपियन कंपनीज, कह रहा है कि पावर्स एस्टैब्लिश ट्रेडिंग फैक्ट्रीज इन इंडिया। तो किन्होंने ना ट्रेडिंग फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की थी इंडिया में? सबने नहीं की थी, याद रहे ये चीज। बट फिलहाल जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, कुछ तो मेंशन भी नहीं है, मतलब बहुत डीप में जाके आपको पता करना पड़ेगा। जनरली जिन लोगों ने इस्टेब्लिश की है, जैसे इंग्लैंड की तो ईस्ट इंडिया कंपनी है ही, ठीक है। सूरत फैक्ट्री देखने को मिलती है हमको पहली। फ्रेंच फैक्ट्रीज भी, इवन ये तो लेटर पीरियड जब हम देखते हैं कि गोवा में एंड हाँ, पौंडीचेरी में भी कुछ स्ट्रांग होल्ड्स थे इनके। सेम गोस फॉर पोर्तुगीज। डच फैक्ट्रीज भी हमको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा 1 2 3 4, ठीक है। पोर्ट्स एंड सेटलमेंट्स की बात कर रहा है। कह रहे हैं इसमें से कौन सा ना पोर्तुगीज सेटलमेंट नहीं है? भाई गोवा तो है, दमन एंड दीव भी देखने को मिलता है। अच्छा, दीव दिया हुआ है इन्होंने, जबकि पौंडीचेरी एक फ्रेंच कॉलोनी थी, राइट? इजी था काफी। भाई मैं, मेरा ना एम ही यही है इस पूरी सीरीज के थ्रू कि आप जब एग्जाम में बैठे ना, तो आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि यार ये कहाँ से आ गया, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं ट्रेडिशनल बुक्स में, सोर्सेज में नहीं मेंशन है, मैं क्वेश्चंस के थ्रू उनको इंटीग्रेट कर रहा हूँ ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे पहले एग्जाम से, है ना। दिस इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कह रहा डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602। ऊपर देखा हमने, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट ही बताना है। डच फोकस्ड मोर ऑन इंडोनेशियन स्पाइस आइलैंड्स देन इंडिया। अब दिस रिमेन्स टू बी सीन, है ना, आप बताएंगे तो कि क्या उनका इंटरेस्ट जो है वो इंडोनेशियन स्पाइसेस में था ज़्यादा इंडिया से। डच इवेंचुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस इन इंडिया टू द ब्रिटिश। भाई ये तो हमको देखने को मिलता है, अ, एक फेमस बैटल है इसको लेकर, ठीक है। अब बताएंगे उस बैटल का नाम, और उसी बैटल के बाद जो डच की इंटरेस्ट है ना, वो शिफ्ट हो जाती है इंडोनेशिया स्पाइसेस के लिए। क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी पोर्तुगीज, इंग्लिश, फ्रेंच, है ना, बहुत सारे लोग ऑलरेडी लड़ रहे हैं, है ना। अर्ली इंग्लिश सेटलमेंट्स की बात करेंगे। इनमें से कौन से अर्ली थे वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो सूरत तो था, मद्रास भी था, बॉम्बे भी था, और कैलकाटा जॉब चारनों को याद होगा, ठीक है। जैसे सूरत तो 1613 में पहली फैक्ट्री बन गई थी, ठीक है। हाँ, तो ये सारे ही हो जाएंगे, अर्लीस्ट ही हैं भाई ये।
अब कह रहा है कि विच फैक्टर मोस्ट इनेबल्ड द सक्सेस ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया. इमीडिएट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट. ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला हमको, है ना. बहुत ग्रेजुअली वो पावर कंसोलिडेशन, छोटे छोटे राज्यों को हड़पना, है ना. रिंग फेंस पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और धीरे धीरे करके वो मतलब अपने एम्पायर को बढ़ाते जाते हैं, एक्सपेंड करते जाते हैं. सुपीरियर नवल टेक्नोलॉजी एंड मैरीटाइम ट्रेड नेटवर्क्स. एंड दिस इज अ वेरी वैलिड एक्सप्लेनेशन, है ना. क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उनकी ट्रेड मोनोपोली सी में इसीलिए बन पा रही थी क्योंकि उनके पास सुपीरियर नेवल टेक्नोलॉजी थी, ठीक है. और मैरीटाइम मैरीटाइम ट्रेड नेटवर्क्स उनके पास अवेलेबल थे. सपोर्ट फ्रॉम इंडियन पीजेंट्स. कभी भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया. क्यों? क्योंकि ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे उनको. एंड कोलैप्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. ये हुआ जरूर था, पर मोस्ट इनेबल कॉज पूछ रहा है. भाई वो सुपीरियर थे in terms of technology, in terms of organizing their military on the disciplinary lines and everything, है ना. 10th क्वेश्चन इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री पूछ रहा है. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव द चार्टर. चार्टर किसने दिया था भाई, उनको बताइए. उस टाइम पर क्वीन एलिजाबेथ थी, है ना. क्वीन एलिजाबेथ वन. तो ये याद रहेगा. 1600 में हमको देखने को मिलता है. और 1600 में रूल कौन कर रहे थे यहाँ पे? अकबर. ठीक है, ये भी याद रहना चाहिए. बट अकबर ने क्या ट्रेडिंग राइट्स दिए थे इंडिया में? नहीं दिए थे. वो किसने दिए थे? जहांगीर ने. ठीक है. एनीवेज, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस कमिंग ऑफ यूरोपियंस. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी है, कार्नेटिक वॉर्स, है ना, वो एक बार देख लेंगे. ठीक है. Okay, so that was it from my side. Thank you so much for listening. Bye bye. Take care. Good night.